हेलो क्लास 10th आईसीसी स्टूडेंट्स। इस इमेज की मदद से मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में हम देखते हैं। आप इमेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन दी गई है। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम्स accepts an electron to form a negatively charged यूनिवेलेंट गैसियस आयन। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब क्या होता है? एक ऐसा एटम जो अकेला है, यानी किसी दूसरे एटम से जुड़ा नहीं है और गैसियस स्टेट में है। इसे ये पक्का होता है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरी जो बात लिखी है वो है एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ये एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में ऐड करता है। ठीक है। थर्ड लिखा है कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि एनायन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम अब एक नेगेटिव आयन बन जाता है। तो फिर से डेफिनेशन को देखो, क्या है? कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ताकि वो नेगेटिवली चार्ज यूनिवेलेंट गैसियस आयन बन सके। भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यूनिवेलेंट चार्ज ही तो आएगा, एक ही नेगेटिव चार्ज तो आएगा, है ना। तो क्या डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज यूनिवेलेंट गैसियस आयन। बिल्कुल इस डेफिनेशन को एज इट इज याद करना और इसी तरीके से लिखना, इसमें कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, और नेगेटिवली चार्ज आयन क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। केमिकल इक्वेशन क्या बोलती है कि जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज एनायन बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एक्स जी से रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक न्यूट्रल गैसियस एटम दिखा रहा है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपको ई नेगेटिव से दिख रहा है। जब हम एरो के उस राइट हैंड से जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये अभी भी गैसियस स्टेट में है, यानी कि गैसियस एनायन नेगेटिव आयन बन गया है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू टिपिकली नेगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखो। ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल के हिसाब से है। एनर्जी रिलीज होना दिखाता है कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू टिपिकली नेगेटिव होती है। ठीक है। फैक्टर्स क्या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? आप देख रहे हो इस डायग्राम में सबसे पहले जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है एटॉमिक साइज, यानी कि एटम का साइज। जो एटॉमिक साइज है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एटम का साइज जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होती चली जाती है। किस तरीके से इसको समझते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर लेस अट्रैक्टेड। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस नए इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस नए इलेक्ट्रॉन को जोर से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है और लोअर नेगेटिव वैल्यू आती है। न्यूक्लियस के चार्ज का क्या रिलेशन होता है? न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इमेज में दिखाया गया है कि ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है। जितनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स से इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है और हायर नेगेटिव वैल्यू आती है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखो, एटम के साइज से इन्वर्स रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन होता है। किस तरीके से ट्रेंड करता है ये पीरियोडिक टेबल में?
आप देख रहे हो इमेज में कि लेफ्ट पार्ट देखते हैं जहाँ पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बताया गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप अक्रॉस ए पीरियड जाओगे यानी कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्या कारण है? यानी कि याद रखो, पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं पर नया शेल ऐड नहीं होता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। इन दोनों फैक्टर्स के कंबाइन होने से न्यूक्लियस का पुल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। हैलोजन जो ग्रुप होता है, ग्रुप 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह एलिमेंट्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होती है पूरे पीरियड्स में क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा है और इनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इनर्ट गैस को छोड़कर। फिर से देखो कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजन्स हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे हाई होती है पूरे पीरियड में क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा और न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है इनर्ट गैस के अलावा। एक्सेप्शन क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की होनी चाहिए, फिर आयोडीन की होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। लॉजिकली क्लोरीन का साइज बड़ा है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन फैक्चुअली क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। तो ये कैच याद रखना। आप एकदम फ्लो में मत लिख देना कि फ्लोरीन की, ये पूछ लें अगर कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, आपने लिख दिया कि फ्लोरीन की। नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्या रीज़न क्या होता है? फ्लोरीन एटम बहुत छोटा होता है। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके छोटे से स्पेस में बाकी इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एनर्जी जो रिलीज होती है वो कम होती है। जबकि क्लोरीन का जो साइज बड़ा होता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ईजिली हैंडल हो जाता है बिना ज़्यादा रिपल्शन के। तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, पहले क्लोरीन आएगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, है ना। तो ये ऑर्डर प्लीज़ याद रखना, गलती मत करना कि आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दिया। आपको इसको लिखना पड़ेगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, अब डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या ट्रेंड करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। भाई रीज़न क्या है? जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं हर स्टेप पर नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड होता है, इसलिए एटम का जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है पर साइज का बढ़ना डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जो कि न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको वो कैंसिल कर देता है। बड़े डिस्टेंस की वजह से न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जोर से अट्रैक्ट नहीं कर पाता और कम एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। एग्जाम्पल के लिए हमने एल्कली मेटल्स लिए हैं। अगर हम देखेंगे तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सोडियम से ज़्यादा होता है और सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम से, क्योंकि जो लिथियम का साइज है सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस ग्रुप में उसकी हाईएस्ट होगी। तो अगर आपसे ट्रेंड पूछ लिया जाए कि भैया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अरेंज करो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से, तो आप लिखोगे लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन सोडियम एंड सोडियम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन पोटेशियम। जो जनरल रूल्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले क्या है? पहला हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनका जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्योंकि इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है ना। इसलिए अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करोगे तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि भैया इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल से ज़्यादा होती है। इनके न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होते हैं और साइज छोटा होता है। जो मेटल्स लेफ्ट साइड में होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वह लो होता है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, गेन करने की नहीं। इनका साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस पुल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर वीक होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना अगर रीजंस में पूछ लें। और क्लोरीन
का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल बाई पासिंग फ्लोरीन। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना, यही बच्चे गलती करेंगे और मार्क्स कट होगा। तो अगर फ्लोरीन क्लोरीन में कंपैरिजन आ जाएगा तो क्लोरीन का हाई है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, ग्रुप 18 इनर्ट गैस कहलाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लगभग 0 है या पॉजिटिव है। कैसे मतलब, इनर्ट गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, क्योंकि उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह रेजिस्ट करते हैं। अगर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं होती है बल्कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसका मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 या फिर एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये पॉइंट भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि भाई इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कि 0 होती है या फिर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 2 3 4 अगर ऐसा हम देखें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 2 होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये भी ध्यान रखो, E1 तो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब एक पहले से ही नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है तो पावरफुल रिपल्शन होता है, इसलिए इस प्रोसेस के लिए एनर्जी फोर्स से सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए जितनी भी सब्सिक्वेंट ई वैल्यूज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक होती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।